एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ सीओए। सो इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग अभी तक 17 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका 18th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग हजार्ड डिस्कस करेंगे। हजार्ड से क्वेश्चन पूछे भी गए रिसेंटली ईयर्स में। ठीक है, हजार्ड्स भी एक तरीके की डिपेंडेंसी है, डेटा डिपेंडेंसी की वजह से हजार्ड्स क्रिएट होते हैं। वो भी एक काइंड का डिले है आपका पाइपलाइन प्रोसेसर में। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी हम लोगों ने डिस्कस की, उसका सॉल्यूशन क्या है, रीनेमिंग है। ठीक है, उसके बाद डेटा डिपेंडेंसी का सॉल्यूशन क्या है, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग है। ठीक है, तो वो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग से क्वेश्चन आपके आते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सो यहां पर इस वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हजार्ड्स। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हजार्ड्स। ठीक है, WAR, RAW एंड WAW। ठीक है, सो कैसे पहचानते हैं हम लोग कि किन दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में कौन सा हजार्ड है। ठीक है, कौन सा डिले आ रहा है। ठीक है, कौन सी डेटा डिपेंडेंसी आ रही है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग बेसिकली हजार्ड डिस्कस करेंगे। हजार्ड भी एक तरीके का क्या है, डिले है। हजार्ड भी एक तरीके का क्या है, यहाँ पे ये भी एक डिले है। ठीक है, सो ठीक है, डेटा हजार्ड्स। ओके, डेटा हजार्ड्स अकर व्हेन इंस्ट्रक्शंस दैट एक्सिबिट डेटा डिपेंडेंसीज, डेटा डिपेंडेंसीज की वजह से आता है। ठीक है, मॉडिफाई डेटा इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए पाइपलाइन। Hazards cause delays in the pipeline. There are mainly 3 types of data hazards. Okay, यहाँ पे 3 तरीके के data hazards हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट, RAW, WAR एंड WAW। रीड आफ्टर राइट, जिसको हम लोग ट्रू डेटा डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था हजार्ड्स डेटा डिपेंडेंसी की वजह से आते हैं। ठीक है, WAR, ठीक है, राइट आफ्टर रीड, एंटी डेटा डिपेंडेंसी, एंड WAW, राइट आफ्टर राइट, आउटपुट डेटा डिपेंडेंसी। ओके, सो इनको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से कि आपका RAW जो रीड आफ्टर राइट हजार्ड है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रू डिपेंडेंसी भी कहते हैं। कैसे हम लोग पहचानेंगे, राइट आफ्टर रीड जो WAR हजार्ड है, जिसको हम लोग एंटी डेटा डिपेंडेंसी भी कहते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे। एंड थर्ड वन इज व्हाट, राइट आफ्टर राइट। ठीक है, जिसको हम लोग आउटपुट डेटा डिपेंडेंसी भी कहते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका RAW है। ठीक है, रीड आफ्टर राइट हजार्ड। ओके, RAW, रीड आफ्टर राइट हजार्ड अकर्स when instruction J tries to read data before instruction I write it. Okay, before instruction I write it, read after write. ठीक है, so instruction I है, ये instruction J है। so instruction J try कर रहा है to read the data before instruction I write it. Okay, so यहाँ पे किसकी वजह से RAW डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है, आपकी R2 की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन J है ना, उसको रीड करने की कोशिश कर रहा है R2 के कंटेंट को। ओके, बिफोर इंस्ट्रक्शन आई राइट्स इट। ओके, ठीक है, इंस्ट्रक्शन आई जो है R2 के कंटेंट को राइट करने की कोशिश कर रहा है, और एट द सेम टाइम इंस्ट्रक्शन J जो है R2 के कंटेंट को रीड करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पर R2 रजिस्टर की वजह से आपका RAW, रीड आफ्टर राइट हजार्ड है। ठीक है, जिसको हम लोग रीड आफ्टर राइट हजार्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू डिपेंडेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू डिपेंडेंसी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से डिफरेंट तरीके के। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि RAW आप कैसे पहचानोगे। अगर 2 इंस्ट्रक्शन है आपके पास I एंड J, और अगर J इंस्ट्रक्शन रीड आफ्टर राइट है ना, रीड आफ्टर राइट मतलब राइट होने के बाद आप रीड कर सकते हो। ठीक है, राइट होने के बाद आप रीड कर सकते हो, रीड आफ्टर राइट। सो 2 इंस्ट्रक्शन है I एंड J, और जो अगला वाला इंस्ट्रक्शन है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, वो किसी रजिस्टर के कंटेंट को रीड करने की कोशिश कर रहा है, उससे जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन है उसको राइट करने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में RAW डिपेंडेंसी आ जाती है, ट्रू डिपेंडेंसी आ जाती है उन इंस्ट्रक्शंस के बीच में। ठीक है, सो हजार्ड्स आपके डेटा डिपेंडेंसी की वजह से क्रिएट्स होते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्राई कर रहा है टू रीड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 बिफोर इंस्ट्रक्शन I राइट इट। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम लोग ट्रू डिपेंडेंसी भी कहते हैं। इसको हम लोग ट्रू डिपेंडेंसी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हजार्ड जो यहां पर है WAR। ठीक है, WAR हजार्ड अकर्स व्हेन इंस्ट्रक्शन J ट्राइज टू राइट डेटा बिफोर इंस्ट्रक्शन I रीड्स इट। WAR, ओके, राइट आफ्टर रीड। ठीक है, राइट आफ्टर रीड। ठीक है, आप राइट कर सकते हो, ठीक है, आप रीड कर सकते हो आफ्टर राइट।
ठीक है। सो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन जे है वो ट्राई कर रहा है टू राइट द कंटेंट ऑफ एनी रजिस्टर बिफोर इंस्ट्रक्शन आई रीड इट। ओके, बिफोर इंस्ट्रक्शन आई रीड इट, तो पहले इंस्ट्रक्शन आई को उसको रीड करने दो, देन आप राइट कर सकते हो, उसका ये मतलब है। तो ये आपका WAR क्या कहलाता है आपका यहाँ पे, ये एंटी डिपेंडेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटी डिपेंडेंसी। तो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंटी डिपेंडेंसी। ओके, ये एंटी डिपेंडेंसी भी कहलाता है WAR, मतलब राइट आफ्टर रीड। ठीक है, कोई दो इंस्ट्रक्शन है आई एंड जे, तो आई जो है रीड करने की कोशिश कर रहा है और इंस्ट्रक्शन जे उसको राइट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां एंटी डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहता है भाई आप राइट कर सकते हो, पहले मुझे रीड करने दो। ठीक है, सो यहां पर आई और जे के बीच में जो डिपेंडेंसी है वो किसकी वजह से है? वो किसकी वजह से आपका यहाँ पर ये R3 की वजह से। आई जो इंस्ट्रक्शन आई है वो R3 के कंटेंट को रीड करने की कोशिश कर रहा है और एट द सेम टाइम जो इंस्ट्रक्शन जो है वो R3 के कंटेंट को राइट करने की कोशिश कर रहा है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ R3 WAR डिपेंडेंसी इज देयर, जिसको एंटी डिपेंडेंसी भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? एंटी राइट आफ्टर रीड, मतलब मुझे रीड करने दो उसके बाद आप राइट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा आपका है यहाँ पे WAW, जिसको हम लोग आउटपुट डिपेंडेंसी भी कहते हैं। आउटपुट डिपेंडेंसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आउटपुट डिपेंडेंसी भी कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहां से गेट में आते हैं। ठीक है, WAW hazard occurs when instruction J tries to write output before instruction I writes it. ओके, मतलब कोई दो इंस्ट्रक्शन है आपके I एंड J, ठीक है, और WAW मतलब इंस्ट्रक्शन J ट्राई कर रहा है टू रीड द कंटेंट ऑफ एनी रजिस्टर, ओके, बिफोर इंस्ट्रक्शन I write it, दोनों ही राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम, तो इसको आउटपुट डिपेंडेंसी कहते हैं। देखो यहाँ पर रजिस्टर R2 का कंटेंट J भी राइट करने की कोशिश कर रहा है और आपका I भी राइट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपके WAW टाइप की डिपेंडेंसी हो गई। ठीक है, सो आई थिंक ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, RAW, WAR एंड WAW। हजार्ड भी एक तरीके का डिले है जो डेटा डिपेंडेंसी की वजह से आता है। ठीक है, दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में अगर डेटा डिपेंडेंसी है तो ये सारे हजार्ड्स आपके अकर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके हजार्ड से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग कोड सीक्वेंस हैविंग 5 इंस्ट्रक्शंस I1 to I5. Each of these instructions has the following format. Okay, each of these instructions has the following format. ये format है OP operator, then RI, RJ, RK, where ये 2 marks का क्वेश्चन था, where operation OP is performed on contents of register RJ and RK and the result is stored in register RI. वो सेम मतलब है, ये इंस्ट्रक्शन है आपका। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ RI में रिजल्ट आके स्टोर होगा, जो भी यहाँ पे ऑपरेंड है। ठीक है, RI और RJ के कंटेंट पे ऑपरेट करो और रिजल्ट को आप RI में डाल दो, इसका ये मतलब है। तो ये इंस्ट्रक्शन है आपके I1, I2, I3, I4, I5। कंसिडर दी फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। ओके, यहाँ पे आपकी 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, S1, S2 एंड S3। ओके, विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज /R करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए हमें जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो हमें पता होना चाहिए। वो हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। यहां पर जो आपका S1 स्टेटमेंट है वो क्या है? देयर इज एन एंटी डिपेंडेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शंस I2 एंड I5। क्या यहाँ पे एंटी डिपेंडेंसी है बिटवीन इंस्ट्रक्शन I2 एंड I5? 5 इंस्ट्रक्शंस गिवन है आपके, देख लो भाई, I2 एंड I5, ये रहा I2 और ये रहा आपका I5। एंटी डिपेंडेंसी, एंटी डिपेंडेंसी का मतलब है WAR, राइट आफ्टर रीड। राइट आफ्टर रीड मतलब इंस्ट्रक्शन जे किसी रजिस्टर कंटेंट के को राइट करने की कोशिश कर रहा है बिफोर इंस्ट्रक्शन आई रीड इट। ठीक है, तो WAR वो एंटी डिपेंडेंसी होती है। तो देख लो यहाँ पर ये I2 I5 दो इंस्ट्रक्शन है, तो क्या I5 किसी भी रजिस्टर के कंटेंट को, ठीक है, तो राइट करने की कोशिश कर रहा है बिफोर इंस्ट्रक्शन I2 रीड इट? ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो I2 और I5, तो यहाँ पे एंटी डिपेंडेंसी नहीं है दोनों के बीच में, बट ड्यू टू रजिस्टर R7
ठीक है, क्योंकि I2 और I5 दोनों ही राइट करने की कोशिश कर रहे हैं द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R7 एट द सेम टाइम। सो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी क्या है, थोड़ा सा अलग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों I2 और I5 के बीच में WA/W डिपेंडेंसी है, मतलब आउटपुट डिपेंडेंसी है, एंटी डिपेंडेंसी तो नहीं है, आउटपुट डिपेंडेंसी है। बिकॉज बोथ आर इंस्ट्रक्शन I2 एंड I5 बोथ आर ट्राइंग टू राइट द सेम रजिस्टर कंटेंट, दैट इज व्हाट R7 की वजह से यहाँ WA/W डिपेंडेंसी है, ठीक है, आउटपुट डिपेंडेंसी है, ठीक है। सो ये एंटी डिपेंडेंसी तो नहीं है, यहाँ पे एंटी डिपेंडेंसी तो नहीं है। सो ये आपका हो गया फॉल्स स्टेटमेंट, ये आपका हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। S2 पर आ जाओ भाई, देयर इज एन एंटी डिपेंडेंसी बिटवीन इंस्ट्रक्शन I2 एंड I4 देख लो, ये रहा आपका I2 और ये रहा आपका I4। तो यहां पर क्या एंटी डिपेंडेंसी है, एंटी डिपेंडेंसी है क्या यहाँ पर, यस एंटी डिपेंडेंसी है, क्योंकि यहां पर I2 ट्राई कर रहा है टू रीड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R3 and I4 is trying to write the content of register R3. So here is what WAR dependency. Instruction I4 is trying to write the content of register R3 before instruction I2 read it. So this is what WAR dependency, and WAR dependency is nothing but what, anti dependency. Okay, और ये किस रजिस्टर की वजह से आ रही है आपकी, ये किस रजिस्टर I2 और I4 के बीच में R3 की वजह से आ रही है, ड्यू टू R3, ड्यू टू रजिस्टर R3, ओके, ड्यू टू रजिस्टर R3, ठीक है। तो यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ओके। S3 स्टेटमेंट आपका क्या है, within an instruction pipeline an anti dependence always creates one or more stalls, always creates one or more stalls। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एंटी डिपेंडेंसी एक या एक से ज्यादा स्टॉल्स क्रिएट करे, तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मे भी कर सकता है बट यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ओनली S2 इज ट्रू, ओनली S1 इज ट्रू, नो फॉल्स, ओनली S2 इज ट्रू, यस, बी इज द राइट आंसर हियर, ओके। ओनली S1 एंड S2 इज ट्रू, नो, ठीक है। S1 तो फॉल्स है लेकिन S2 आपका ट्रू है, ठीक है। ओनली S2 एंड S2 ट्रू है लेकिन S3 फॉल्स है। सो C या D भी आप एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और डिपेंडेंसीज आप देख लो किन किन के बीच में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I1, ठीक है, जिससे कि हम और भी यहाँ पे अपना मतलब और अच्छे से देख सकते हैं। I1 और I2 के बीच में, I1 और I2 के बीच में कौन सी डिपेंडेंसी है भाई, ये देखो यहाँ पर I1 जो है राइट करने की कोशिश कर रहा है, ओके, और I2 जो है रीड करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर RAW है। So instruction I2 try to read before instruction I1 write it, तो यहाँ पर RAW डिपेंडेंसी है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू R1, ठीक है, ड्यू टू R1, अंडरस्टूड, ड्यू टू R1, समझ में आ गया। तो RAW का मतलब है यहाँ पर ट्रू डिपेंडेंसी, देख लो मैं करा दे रहा हूँ आपको और भी पहचाना दे रहा हूँ, यहाँ पर ट्रू डिपेंडेंसी I1 I2 के बीच में, जितना कर लोगे उतना आपको I2 I3 के बीच में, ठीक है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। I2 I4 के बीच में है, I3 I5 के बीच में, I3 I5 के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। I3 I4 के बीच में है, I3 I4 के बीच में भी वही है, ठीक है, यही RAW वाली डिपेंडेंसी है, ठीक है, ट्रू डिपेंडेंसी है ड्यू टू द रजिस्टर R4, ड्यू टू द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R4, ये भी यहाँ पे भी ट्रू डिपेंडेंसी है। तो इस तरीके से आप आराम से पहचान लोगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और PSUs वगैरह भी मिलते हैं, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से डील कर सकते हो, ठीक है। सो हजार्ड्स को हमने देख लिया, यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ हजार्ड्स होते हैं आपके, ठीक है। आपका 3 तरीके के हजार्ड हैं, जो फिर से एक बार देख लेते हैं रिविजन के तौर पे, ठीक है। सो डेटा डिपेंडेंसी की वजह से आपके हजार्ड्स आते हैं, हजार्ड भी एक तरीके का डिले है आपका, रिविजन दे देता हूँ मैं आपको। RAW, WAR एंड WAW। RAW रीड आफ्टर राइट, ठीक है, इसको हम लोग ट्रू डिपेंडेंसी कहते हैं। WAR राइट आफ्टर राइट, ठीक है, आफ्टर रीड, राइट आफ्टर रीड, ये एंटी डिपेंडेंसी है। WAW राइट आफ्टर राइट, ये आपका आउटपुट डिपेंडेंसी है, ठीक है। कैसे पहचानोगे RAW, कोई 2 इंस्ट्रक्शंस हैं,
RAW का मतलब कोई दो इंस्ट्रक्शन है I एंड J, J इज ट्राइंग टू रीड द कंटेंट बिफोर इंस्ट्रक्शन I राइट इट, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, RAW डिपेंडेंसी हो जाएगी, यानी कि ट्रू डिपेंडेंसी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे ट्राई टू रीड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 बिफोर इंस्ट्रक्शन I राइट इट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2। WAR ओके, दो इंस्ट्रक्शन है I एंड J, ओके, सपोज इंस्ट्रक्शन ट्राइज टू ओके write the content of any register before instruction I read it, before instruction I read it, तो ये WR एंटी डिपेंडेंसी हो जाता है। जैसे यहाँ पे R3 जो इंस्ट्रक्शन इसको कंटेंट ऑफ रजिस्टर R3 को राइट करने की कोशिश कर रहा है बिफोर इंस्ट्रक्शन I रीड इट, ठीक है, एंटी डिपेंडेंसी। WAW मतलब आउटपुट डिपेंडेंसी, कोई दो इंस्ट्रक्शन है I एंड J, दोनों ही सेम रजिस्टर के कंटेंट को राइट करने की, ठीक है, राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर R2, तो इसकी वजह से आउटपुट डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया आपके लिए, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको आपको सॉल्व करना होगा और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, ठीक है। और पाइपलाइनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, नंबर ऑफ साइकिल्स कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, तो इसलिए मैंने उनको कंसिडर नहीं किया। वो बस आपको टेबल बनानी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी स्टेजेस हैं वो आपको देते हैं, हर स्टेज कितना साइकिल ले रही है वो आपको देते हैं, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स आप कैलकुलेट कर दो, ठीक है। सो टाइम स्पेस अगर डायग्राम आपको आता होगा, स्पेस टाइम डायग्राम आता होगा पाइपलाइनिंग का, तो आप कर दोगे, वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सब कवर कर लिए। एक क्वेश्चन ये भी है यहाँ पर, ये पाइपलाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो यहाँ पे था, तो मैंने ले लिया इसको यहाँ पर, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेसर्स, NS स्टैंड्स फॉर नैनोसेकेंड्स, एज्यूम दैट द पाइपलाइन रजिस्टर्स हैव जीरो लेटेंसी, मतलब जो पाइपलाइन रजिस्टर्स है वो उनमें जीरो लेटेंसी है, ठीक है। सो P1 पाइपलाइन प्रोसेसर है, P2 है, P3 है, P4 है। P1 फोर्थ स्टेज पाइपलाइन विद स्टेज डिलेज लेटेंसी इज 1 नैनोसेकंड, 2 नैनोसेकंड, 1 नैनोसेकंड, मतलब नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर है। P2 भी फोर्थ स्टेज का है, नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर है। हर एक स्टेज की जो आपकी स्टेज डिलेज है वो डिफरेंट है। P3 आपका 5 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर है, मतलब हर स्टेज का जो स्टेज डिलेज है वो आपका डिफरेंट है। P4 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर है और हर स्टेज का जो आपका स्टेज डिले है वो यहाँ पर भी डिफरेंट है। विच प्रोसेसर हैज द हाईएस्ट पीक क्लॉक फ्रीक्वेंसी, तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, साइकिल टाइम जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन क्लॉक फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन क्लॉक फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन क्लॉक फ्रीक्वेंसी होता है फॉर्मूला, ठीक है, 1 अपॉन क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया था, मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि इसको आप करो, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, ओनली 1 मिनट इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, 1 मिनट। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 1 मिनट के विदिन 1 मिनट इसको सॉल्व कर लिया कि नहीं, ठीक है, मेरे सॉल्व करने से पहले आपने सॉल्व कर लिया कि नहीं, ठीक है। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए पाइपलाइनिंग के भी इस ठीक है, इस लेक्चर के बाद सारे लगभग डिपेंडेंसीज, हजार्ड्स वगैरह डिस्कस, जो इंपॉर्टेंट थे वो सब डिस्कस कर लिए, क्वेश्चंस भी लगा लिए, हजार्ड से भी क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी को डिटेल में डिस्कस कर लिया विद एग्जांपल, ठीक है। डेटा डिपेंडेंसी ऑपरेंट फॉरवर्डिंग से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस में ऑपरेंट फॉरवर्डिंग कर देते हैं, ठीक है, वो सिंपल होते हैं, ठीक है। कल से वीडियो बना के मैं डाल दूंगा उसका, अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है। सो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सो देखो P1 मेरा नॉन पाइपलाइन नॉन यूनिफॉर्म पाइपलाइन प्रोसेसर है, तो P1 का साइकिल टाइम कितना आएगा, हर एक का स्टेज डिले डिफरेंट है, तो मैक्स ऑफ ऑल दीज स्टेज डिलेज, सो साइकिल टाइम ऑफ TP1 कितना आएगा भाई, TP1 कितना आएगा, इन सबका मैक्स क्या है, 2 नैनोसेकंड है, तो 2 नैनोसेकंड आ गया। P2 मैक्स ऑफ ऑल 4 स्टेज डिलेज, सो मैक्स क्या है इसका 1.5 है, TP2 साइकिल टाइम ऑफ प्रोसेसर P2 1.5 नैनोसेकंड हो गया, ठीक है। P3 5 स्टेज पाइपलाइन है ये, और हर किसी का जो स्टेज डिले है वो आपका डिफरेंट है, वो आपका क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पर P3
TP3 यानी साइकिल टाइम ऑफ P3 कितना हो जाएगा, साइकिल टाइम ऑफ P3 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, जो मैक्स है तो कितना है 1 नैनो सेकेंड है। एंड P4 जो पाइपलाइन प्रोसेसर है ये भी आपका 5 स्टेज का है, तो यहाँ पर भी हर एक स्टेज का जो स्टेज डिले है वो आपका डिफरेंट है। सो मैक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैक्स हो जाएगा 1.1 नैनो सेकेंड, ठीक है, यानी कि TP4 कितना हो गया 1.1 नैनो सेकेंड। तो सबसे कम जिको क्लॉक फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी होगी, जिसका साइकिल टाइम क्या होगा, सबसे कम होगा। तो अगर आप इसको वैसे चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी क्लॉक साइकिल टाइम के। यस और नो, यस हो जाएगी, ठीक है। सो जिसका साइकिल टाइम सबसे कम होगा तो P1 P2 P3 P4 में से साइकिल टाइम किसका सबसे कम है, P3 का, प्रोसेसर P3 का है, तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी इसी की पीक होगी, हाईएस्ट होगी। सो विच प्रोसेसर हैज द हाईएस्ट पीक फ्रीक्वेंसी, P1 नो, P2 नो, P3 यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड P4 इज नो, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको जिनको आप आराम से डील कर सकते हो। ये भी एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था तो मैंने रख लिया इसको, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इसको आप करो, एक फॉर्मूला मैंने दिया है, ठीक है, फॉर्मूला भी मैंने दिया है, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। कंसीडर एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन विद 4 स्टेजेस S1 S2 S3 एंड S4 each with combinational circuit only. The pipeline registers are required between each stage and at the end of the last stage delays for the stages and for pipeline registers are as given in the figure. Okay, figure दे रखा है आपको। What is the approximate speed up of the pipeline in steady state under the ideal conditions when compared to the corresponding non-pipeline implementation? तो आपको स्पीड अप निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड अप निकालना है। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है, अब आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। एग्जीक्यूशन टाइम तो यहाँ आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं पता, ठीक है, स्टेजेस तो आपको पता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं पता। तो यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो भाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन टाइम अगर निकालना हो, साइकिल टाइम निकालना हो, तो कैसे निकालोगे। तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, S इक्वल टू TN अपॉन TP, साइकिल टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर डिवाइड बाय साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर। मैंने बताया आपको फॉर्मूला मैंने बताया है, बोलो यस, यस बताया मैंने फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल टाइम कैसे निकालोगे इस सिचुएशन में, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। साइकिल टाइम जब बहुत सारी पाइपलाइन प्रोसेसर की स्टेजेस गिवन हो, उनका स्टेज डिलेस गिवन हो, आपको जरूरत पड़ी साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, तो जितनी भी स्टेज डिलेस हैं उनका जो जितनी भी स्टेजेस हैं उनका जितना भी स्टेज डिलेस है उनको उठा के ऐड कर दो, वो साइकिल टाइम हो जाएगा नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर का। समझ में आ गई बात, जितनी भी स्टेजेस हैं उनका जितना भी स्टेज डिलेस है उनको उठा के बारी बारी से ऐड कर दो, वो आपका हो जाएगा साइकिल टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर। सो यहां पर पहले तो साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर निकाल लो भाई, साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर निकाल लो यहां पर, ठीक है। सो हर एक स्टेज का जो स्टेज डिले है वो डिफरेंट है। सो साइकिल टाइम ऑफ TP कैसे निकालोगे, मैक्स ऑफ स्टेज डिलेज प्लस बफर डिले प्लस बफर डिले, यही तो है ना। तो यहां पर मैक्स कितना हो जाएगा, पहले स्टेज का 5 6 11 8, तो 4 स्टेज का पाइपलाइन प्रोसेसर है, सबसे मैक्स क्या 11 है, तो 11 नैनो सेकेंड प्लस बफर डिले कितना है 1 नैनो सेकेंड, तो टोटल जो स्टेज हो गया वो 12 नैनो सेकेंड हो गया। क्या हो गया, 12 नैनो सेकेंड हो गया आपका पाइपलाइन प्रोसेसर का साइकिल टाइम, ठीक है। TP TN कैसे निकालोगे, सबको उठा के ऐड कर दो यार, बताया मैंने, 5 प्लस 6 प्लस 11 एंड प्लस 8 कितना हो जाएगा, 5 6 11 22 एंड 8 हाउ मच, 22 एंड 8 हाउ मच 30, हाउ मच 30, उठा के सब पुट कर दो यार, बढ़िया क्वेश्चन था। TN कितना हो गया 30 नैनो सेकेंड हो गया, TP कितना हो गया 12 नैनो सेकेंड हो गया, डिवाइड करो, 12 2 जा 24, 5 डेसिमल 12 5 जा 60, 2.5 आ गया स्पीड अप, कितना आ गया 2.5। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में भी आपको मजा आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है।
तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े उनको आप कैसे रिकॉल करते हो। या मैं फिर से कहूंगा, रिकॉल करना कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे रिकॉल कर पाओगे, प्रैक्टिस से रिकॉल कर पाओगे। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करने का अप्रोच ढूंढोगे, ठीक है। फॉर्मूलाज जो आपके होंगे, जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड होंगे, उनको रिकॉल करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए जो आपने पढ़ा ही नहीं कभी, तो उसमें जो फॉर्मूला लग रहा है उसको एक अलग से बुक में या गाइड एक अपनी डायरी बना लो, उसमें लिख लो, ठीक है। क्योंकि वो फिर जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाओगे तो वहां पर आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगी, ठीक है। तो ये कुछ फंडे होते हैं और भी, ठीक है। गेट के एग्जाम के बाद भी बहुत सारे पीएसयूज के एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पर भी ये फंडे आपके काम आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी तक हम लोग जो है दिस इज ये आपका क्या था, 18th लेक्चर था, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने हजार्ड्स को डिस्कस किया, उसके बाद हजार्ड के क्वेश्चंस किए, बहुत सारे और डिफरेंट क्वेश्चंस भी किए पाइपलाइनिंग से। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए थे, उसके बाद जितने क्वेश्चंस और बन सकते थे नए नए टाइप के, वो भी मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। साइकिल टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 क्लॉक फ्रीक्वेंसी, यहां से भी क्वेश्चंस आए आपके, सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। दिमाग लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला रखना है, सारी चीजों को यूज कर लेना है, ठीक है। तो इन 4 लेक्चर्स में हम लोग जो है सारे बेसिक्स डिस्कस किए थे। इंट्रोडक्शन ऑफ सीओए, ठीक है, डिस्कस किए थे सारे बेसिक्स, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल में इंस्ट्रक्शन फेच एंड एग्जीक्यूशन डिस्कस किए थे। इंस्ट्रक्शन फेच से भी क्वेश्चन जितने बने थे वो भी मैंने आपके साथ गेट वाले डिस्कस किए, ठीक है। फिर 6, 7, 8 में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, यहां से बहुत सारे गेट में क्वेश्चंस आए हुए थे, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। न्यूमेरिकली बेसिकली ज्यादा आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं, वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, ठीक है। आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। फ्लैग्स से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो, और 6 के 6 कंडीशनल फ्लैग डिस्कस किए हम लोगों ने। कंट्रोल फ्लैग्स के नाम मैंने आपको बताए। ये मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है, मतलब मास्टर कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। अभी जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है जो है आपका मैपिंग टेक्निक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है, 10th लेक्चर में और 11th लेक्चर में एड्रेसिंग मोड डिस्कस किया। यहाँ से भी थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल सब क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, इंटरप्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया, रजिस्टर्स वगैरह, माइक्रो ऑपरेशन, माइक्रो प्रोग्राम, उसके क्वेश्चंस किए। कंट्रोल यूनिट दोनों डिस्कस की, हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम, कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो डिस्कस किया मैंने आपके साथ, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने पाइपलाइनिंग डिस्कस की, व्हाट इज पाइपलाइनिंग, डिजाइनिंग ऑफ पाइपलाइनिंग, परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइनिंग, क्वेश्चंस वगैरह किए, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी डिस्कस की, डेटा डिपेंडेंसी डिस्कस की, यहाँ पर हजार्ड डिस्कस किए, जो आपका दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में, इंस्ट्रक्शंस के बीच में ड्यू टू डेटा डिपेंडेंसी आता है, ठीक है। कितने टाइप के हजार्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी किए। RAW, WAR एंड WAW। RAW को हम लोग एंटी डिपेंडेंसी कहते हैं, RAW को ट्रू डिपेंडेंसी कहते हैं, WAR को एंटी डिपेंडेंसी कहते हैं, WAW को आउटपुट डिपेंडेंसी कहते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर जो कमिंग लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैश मैपिंग टेक्निक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इन 4 लेक्चर से आप 4 से 6 मार्क्स अपने इंश्योर कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 मार्क्स आप इंश्योर कर सकते हो इन 4 लेक्चर से। पाइपलाइनिंग और कैश मैपिंग टेक्निक्स को मिला के यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे आपके। देन लास्ट लेक्चर आपका डीएमए का होगा, ओके। व्हाट इज डीएमए वगैरह मैं आपको बताऊंगा, एक आध दो न्यूमेरिकल जो डीएमए पर बेस्ड होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ओके। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके। थैंक यू। इस लेक्चर को शेयर करो, वायरल करो, जितना ज्यादा लोगों को आईएएस के प्लेटफॉर्म पर ला सकते हो लेकर आओ। अभी तो ये मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है, लिमिटेड टाइम में आपको मास्टर कॉन्सेप्ट देके आपको चीजें बताई जा रही, समझाई जा रही। फ्यूचर बहुत कुछ प्लान करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, ओके। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।